हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बायोलॉजी की नेक्स्ट सीरीज आपके सामने लेके आए और इस सीरीज के अंदर आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन, आगे के 50 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 350 से लेकर 400 तक की सीरीज हमारी कंप्लीट होने वाली है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के आज आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सभी लोग अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हमने ये सीरीज अभी स्पेशल MCQ क्लास के नाम से आपके लिए एक फ्री क्लासेज रखी है, जिसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इससे रिलेटेड एक 1000 क्वेश्चन आपको उनका जो सोल्यूशन है प्रोवाइड कराया जाना है। तो बाकी के आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, अभी हाल ही में एग्जाम जो होने वाले हैं, SSC, CGL है, CHSL है, CPO है, MTS है, रेलवे है, और भी जो भी अदर एग्जाम आपके होने वाले हैं उनको ही ध्यान में रखकर आपके लिए फ्री सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है। तो सभी लोग अगेन इस सीरीज के जो भी क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप हमारी इस क्लास के प्ले लिस्ट में जाकर प्रीवियस क्लासेज हमारी अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें से हम अभी तक की 10 क्लासों को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी 11वीं क्लास है, जिसके अंदर हम आगे के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो भाई सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बंटी सिंह रावत और आगे आज की सीरीज के क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 351 हुआ, और इस 51वें वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमसे पूछा गया है कि ATP संश्लेषण की क्रिया है भाई। ATP मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ATP के फॉर्म में निर्मित होती है। एडिनो ट्राई फॉस्फेट इसका नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP का फॉर्मेशन होता है, श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है। तो जब हम बात करें कि ये संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें क्या होता है भाई, ऐसा बोला गया है कि ऊर्जा शोषी अवक्रिया है या स्वतः जनित अवक्रिया है या उत्क्रमणीय है या ऊर्जा उन्मुख की है। तो एंडरगोनिक है, स्पॉन्टेनिजियस है, रिवर्सिबल है या एक्जर्गोनिक है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं भाई। सही सही क्वेश्चन के 4 ऑप्शनों में से जो भी हमारा सही जवाब है उसको आप सभी लोग लगाइए भाई। तो बात करते हैं ATP संश्लेषण की क्रिया, जिसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के फलस्वरूप प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके ATP के क्या होता है भाई, फॉर्मेशन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत यदि हम बात करें तो इसमें ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है भाई, इसलिए ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है भाई, ऊष्मा ऊर्जा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? तो हमारा जवाब इसका क्या हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को 2 धात्विक तत्वों यानी मेटेलिक एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है भाई। वे कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शनों को आप देखिए कि आयरन मैग्नीशियम है, आयरन तथा कैल्शियम है, मैग्नीशियम कैल्शियम है या कॉपर एवं कैल्शियम है। तो 4 ऑप्शनों में से हमारा जो बेस्ट जवाब है भाई, सभी लोग उस क्वेश्चन का क्या दीजिए, जवाब दीजिए। तो हमारे जो 2 तत्व है ना, वो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन तत्वों का नाम है कि भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है क्या, Mg, और कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। तो हमारा जवाब इसका क्या हो जाएगा भाई, C हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 353, जिसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसको NPK निर्दिष्ट करता है भाई। NPK भाई, इनका नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि नाइट्रोजन पोटेशियम काइटेनिक, नाइट्रोजन प्रोटीन काइटेनिक, नाइट्रोजन प्रोटीन पोटेशियम या नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं भाई। सभी लोगों को अपना जवाब मिल गया होगा, टिक कर दीजिए। तो आंसर हमारा चला जाएगा, N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फास्फोरस और K का मतलब होता है क्या, पोटेशियम। तो हमारा डी ऑप्शन इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम भाई। तो डी हमारा ऑप्शन इसका चला जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन 354 क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में हमसे पूछा गया, जिसमें उसकी उच्चतम आवर्धन क्षमता, मतलब कोई माइक्रोस्कोप किसी भी वस्तु को कितना अच्छा जूम करके दिखा सकती है, वो कितनी क्षमता इसके अंदर होती है, वो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भाई सभी लोग याद रखना है, इसका जो आंसर जो हमें दे रखा है ना, वो है हमारा कौन सा, डी वाला। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है ना, वो किसी वस्तु को लगभग 2 लाख गुना ज्यादा आवर्धित दिखा सकती है। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है भाई। ये एंगस्ट्रॉम जो है ना, वो तरंग दैर्घ्य हमारी जो होती है ना, उसकी एक यूनिट है।
जिसमें हमसे पूछा गया है, तो यहाँ ऑप्शन थोड़े से मिसप्रिंट दे रखे हैं। ये है 10 की घात 4, ठीक है। यहाँ दे रखा है 10 की घात -7 मीटर, और यहाँ भी दे रखा है हमें 10 की घात 7 मीटर, और यहाँ दे रखा है 10 की घात -10 मीटर। ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। यहाँ एक पावर नहीं लग पाई है, घात नहीं लग पाई है इन पर, ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो इनमें से हमें याद रखना है कि एक एंगस्ट्रॉन जो होता है ना, वो हमारा 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है भाई। ये बात आपको याद रखना है भाई, ठीक है। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, डी वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन 356वां हमें दे रखा है कि लाल फूलों का संकरण जब सफेद फूलों के संकरण के साथ करवाने हेतु गुलाबी रंग के फूल F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है, तो यह क्या दर्शाता है भाई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रभावितता का नियम है, अपूर्ण प्रभावितता का नियम है, उत्परिवर्तन का नियम है, और हमें शंकर दे रखा है भाई। ऐसे 4 ऑप्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो भाई ये जो नियम जो दिए गए थे ना, तो मेंडल के द्वारा जब आनुवंशिकी की खोज की गई, तो उनके द्वारा मटर के पौधों पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, और उन्हें आनुवंशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। प्रभावितता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, और हमें दिया था पृथक्करण का नियम। तो जब लाल फूले वाले पौधों का संकरण जब सफेद फूल वाले पौधों के साथ कराया गया, तो ऐसा कराने से गुलाबी रंग के F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। तो यह किस बात को दर्शाता है, ऐसा हमसे बोला गया है। तो एक नए प्रकार का जो लक्षण उत्पन्न हो रहा है ना, वो हमें बताता है कि यदि आना चाहिए, बात करें तो लाल फूलों का संकरण करा रहे हैं और सफेद फूलों का संकरण करा रहे हैं, तो आगे आने वाली पूरी में या तो लाल रंग के फूल बनने चाहिए हमारे पास, या व्हाइट के बनने चाहिए भाई, दोनों में से कोई बनना चाहिए। लेकिन वहां पर एक तीसरा ही नया लक्षण आ जाता है हमारे पास, जो है गुलाबी रंग का। तो ये बताता है भाई हमारी अपूर्ण प्रभावितता का नियम। ये हमें कैसे सिद्ध करता है भाई, अपूर्ण प्रभावितता को। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी वाला। अगला क्वेश्चन 357 कि कैंसर निम्न में से एक के कारण होता है भाई। ऑप्शन देखिए भाई फटाक से सभी लोग। कैंसर निम्न में से एक के कारण होता है कि समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा असमान हो जाने से होता है, या फिर अनियंत्रित एवं तीव्र अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, या फिर समसूत्री विभाजन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया के बंद होने से होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होता है भाई। तो हम बात करें कि जो कैंसर जनित जो कोशिकाएं है ना, वो कैंसर जब होता है ना, तो कैंसर कोशिकाएं जब होती हैं तो वो अनियंत्रित वृद्धि करने लगती हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगती हैं, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ऐसा संभव होता है। तो बी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 358 जिसमें हमसे बोला है उपापचय, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से निम्न में से किस अवस्था की कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय होती हैं भाई। ये कोशिका विभाजन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं में से हमें ये अवस्थाएं ऑप्शन में दे रखी हैं कि इंटरफेज है, टीलोफेज है, प्रोफेज है और मेटाफेज है। इनमें से हमसे पूछा गया है कि किस अवस्था में कोशिकाएं सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, और जिस अवस्था में कोशिकाएं सबसे ज्यादा एक्टिव होंगी वहां पर विभाजन की जो दर है ना, वो क्या होगी भाई, हमारी बहुत तेज होगी। तो ऐसी अवस्था जो होती है ना, वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में कोशिका विभाजन के समय कोशिकाएं बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है भाई। एक सेल है हमारे पास, उस सेल के अंदर सबसे अधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। क्या न्यूक्लिक अम्ल है, क्या वसा है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं भाई, इसमें बेस्ट जवाब हमें बताना है। तो एक कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है ना, वो क्या होता है भाई, हमारा प्रोटीन। सेल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है भाई, प्रोटीन होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन 360 जिसमें पूछा है हमसे कि कोश का सिद्धांत प्रतिपादित किया था भाई। कोश का सिद्धांत की यदि हम बात करें तो 2 वैज्ञानिक हमारे बड़े फेमस हैं। जिन फेमस वैज्ञानिकों ने कोश का सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन, और बताया कि प्रत्येक जीव जंतु का जो शरीर होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और यही कोशिकाएं विभाजित होकर नई जीवों का या नई नई कोशिकाओं का क्या करती हैं भाई, निर्माण करती हैं। ऐसा सिद्धांत देने वाले जो हमारे जो व्यक्ति है ना, वो है कौन, स्लीडेन एवं स्वान। इन्होंने कोश का सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है जीन में होता है भाई। जीन क्या है भाई, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने वाले पदार्थ होते हैं हमारे पास, एक तरीके से प्रोटीन ही है। तो इनमें क्या होता है, क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होती है, लाइपोप्रोटीन होती है, हाइड्रोकार्बन होती है भाई। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है भाई। तो सभी लोग अपना अपना आंसर निकाल लीजिए। आंसर की बात करते हैं तो जीन जो होते हैं ना, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। आंसर हमारा ए हो जाएगा इसका। क्लियर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा 362 में कि हरगोविंद खुराना को नोबल पुरस्कार भाई, नोबल
पुरस्कार प्राप्त हुआ था भाई, किस खोज के लिए? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी है, जो भारतीय वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं हमारे, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस खोज के लिए? तो भाई 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो इनकी एक सबसे बहुत अच्छी खोज जो थी वो थी जेनेटिक कोड की खोज। इनके द्वारा क्या है, आनुवंशिक कोड की क्या की गई थी, खोज की गई थी। उसके लिए इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने जेनेटिक कोड को प्रयोगशाला में खुद के द्वारा तैयार किया गया था। इस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 363, जिसमें हमें पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्न में से एक लक्षण प्रमुख है। भाई हमारे पास पादप कोशिकाएं हैं और हमारे पास जंतु कोशिका भी हैं। इन दोनों में एक मेन लक्षण ऐसा बताना है जो इन दोनों को क्या करता है भाई, एक दूसरे से अलग करता है। इसका भिन्नता का कारण क्या है भाई? तो देख लेते हैं। ठीक है, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई जंतु कोशिका में भी, तो जंतु कोशिकाओं में तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं। देखो और बेस्ट कोशिका क्या है? पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ ईआर होता है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो बात करें, देखो हम पादप कोशिका के अंदर एक क्या है, सेल वॉल पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहती है, जो कि काय की बनी होती है, सेलुलोज की। लेकिन ऐसा जंतु कोशिका के अंदर नहीं होता है। जंतु कोशिका की सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है ना, वो कोशिका झिल्ली होती है। तो मेन डिफरेंस यदि हम बात करें जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर जो है ना, वो क्या है भाई, कोशिका भित्ति का पाया जाना, जो कि काय की बनी होती है भाई, कोशिका भित्ति सेलुलोज की। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की देखते हैं कि यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? यदि कोशिका के अंदर मान लो हम राइबोसोम को क्या कर देते हैं भाई, नष्ट कर देते हैं, तो ऐसा क्या होगा भाई कोशिका के अंदर? 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं भाई, जवाब दीजिए। है प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्या शोषण नहीं होगा, वसा संचय नहीं होगा, या प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा? तो भाई सभी लोगों को याद होगा कि राइबोसोम्स जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। यदि ये नष्ट हो जाएं तो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो ऑप्शन बेस्ट हमारा चला जाएगा क्या, 364 का डी वाला। अगला है क्वेश्चन हमारा 365, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं भाई? सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल की, किसमें हमारे न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं? तो ऑप्शन हमें दे रखा है क्या, केंद्रक न्यूक्लिक अम्ल, मतलब जिनकी हम बात करें, जिन्हें हम RNA भी बोलते हैं, और DNA, इन दोनों को मिला के हम क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। तो ये किस में मिलेंगे हमें भाई? तो ये मिलते हैं हमें काय के अंदर, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई आंसर हमारा चला जाएगा 365 का क्या, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है भाई? श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है भाई? तो मानव शरीर में श्वसन केंद्र जो होता है ना, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर स्थित होता है भाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा सी आंसर इसका क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि भाई हरे पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं भाई? इसके पीछे रीजन क्या है भाई? देख लेते हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के बेस्ट आंसर लगाएंगे हम। कि वायु में नाइट्रोजन स्तर नियंत्रित करते हैं, नहीं। दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, नहीं। वायु को शुद्ध करने के लिए उसमें ऑर्गन का उपयोग होता है, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, डी जवाब हमारा हो जाएगा। क्या है कि पेड़ पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उनको कौन उपयोग कर लेता है भाई? पेड़ पौधे खुद कर लेते हैं। तो दिन के समय में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्न में से विखंडित होता है। जब श्वसन की क्रिया हो रही होती है तो जो कार्बोहाइड्रेट हमारा होता है, जैसे ग्लूकोज हमारे पास जो है, तो उस ग्लूकोज का विखंडन होता है भाई। तो वो ग्लूकोज किस क्रिया के द्वारा या किस में विखंडित हो जाता है, ये बात हमें याद रखनी है। तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, क्या ग्लाइकोजन में, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, या फिर ग्लूकोज में। ग्लूकोज तो खुद ही कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो रहा है। तो जब हमारे पास जो अवक्रिया होती है श्वसन की, तो ग्लूकोज का जो अणु होता है ना, वो हमारा CO2 और जल में विखंडित हो जाता है, और साथ में हमें उससे क्या मिल जाती है भाई, एनर्जी, ऊर्जा मिल जाती है भाई। ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर होती है श्वसन के फलस्वरूप। तो हमारा आंसर चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, आंसर बी इसका हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों का वह भाग जो पानी भागों में ले जाता है एवं विलयन को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है, पौधों के अनेक भागों में ले जाता है, इसका नाम हमें बताना है, ऐसा कौन है? तो भाई देखो हम बात करें पेड़ पौधों के अंदर, एक हमारे पास 2 संवहनी ऊतक होते हैं, एक को हम कहते हैं क्या, जाइलम,
जाइलम, और एक होता है हमारा क्या, फ्लोएम। फ्लोएम, तो फ्लोएम के द्वारा हमारा जो भोजन है ना, फूड मटेरियल है ना, उसका परिवहन होता है, और जो जाइलम जो है ना, उसके द्वारा जल का परिवहन होता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो वो पौधे का वह भाग जो पानी को एक भागों से, पौधों के अन्य भागों से दूसरे भागों तक लेके जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई। इसका आंसर हमारा चला जाएगा क्या, जाइलम। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें कि श्वसन है भाई। श्वसन क्या है भाई हमारी, ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, अपचयन, उपचयन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन एक किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, तो ये बात हमें याद रखना है कि श्वसन हमारी जो है ना, वो एक कैटाबॉलिक अभिक्रिया है, जिसे हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये श्वसन के फलस्वरूप जो हमारे जटिल जो अणु होते हैं ना, वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। कैटाबॉलिक तोड़ने वाली अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया या कैटाबॉलिक अभिक्रिया जिसे हम कह देते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है भाई। पेड़ पौधों के अंदर भी गैसों का आदान प्रदान होता है, और ये गैसों के आदान प्रदान वाली जो प्रक्रिया होती है ना पेड़ पौधों के अंदर, स्टोमेटा, जिन्हें हम कहते हैं क्या, रंध्र। रंध्र, इनके माध्यम से पेड़ पौधे गैसों का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। देखो परागण की क्रिया जो हो रही है ना, परागण का मतलब होता है एक पौधे के पराग फूल पुष्प से पराग कणों का दूसरे पुष्प या पौधों पर जाना, जो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है भाई, परागण कहलाती है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो परागण के लिए आवश्यक नहीं है भाई, तो देख लो, चेक कर लेते हैं। हवा चाहिए, पानी चाहिए, आग नहीं चाहिए, कीट चाहिए। तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा भाई, इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, आग नहीं चाहिए भाई। क्यों, आग से तो परागकण जल के क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो नहीं चाहिए मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, आग नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान विज्ञान सेंटर कहाँ पर स्थित है, जैसा हमसे पूछा गया है। तो ये भाई हमें सभी लोगों को याद रखना है, ये हमारा सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हमारा हैदराबाद में स्थित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 364 क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगर, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक अब अवस्थित है, जिसे CDFD के नाम से हम जानते हैं, ये कहाँ पर स्थित है भाई। इसका नाम आपको याद रखना है कि ये हमारी स्थित है भाई कहाँ पर, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद के अलावा और भी है, चंडीगढ़ एवं लखनऊ में भी अब इनके केंद्र खुल चुके हैं। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन चला जाएगा इसका क्या, हैदराबाद। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें एक सूची दे रखी है, जिसमें हमें मिलान करना है और नाम सम्मिलित करने हैं भाई। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहला हमें दे रखा है क्या, डीएनए। डीएनए की संरचना किसके द्वारा दी गई थी भाई, तो डीएनए की यदि हम बात करें, डीएनए की जो संरचना थी ना, वो बताया गया था तीसरे नंबर का पॉइंट, यानी जिनका आंसर हो जाएगा हमारा वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। दूसरी बात करें कि एबीओ जो रक्त समूह है ना, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी भाई, तो ये हमारा दे रखा है क्या, कार्ल एंड स्टीनर, इनके द्वारा एबीओ रक्त समूह की क्या की गई थी खोज। दूसरी बात करें, हमारा जो जंपिंग जीन जो दे रखा है भाई, जंपिंग जीन से हम कैसे मैच करेंगे भाई, तो जंपिंग जीन से हमारा मैच हो जाएगा बारबरा मेलिंगटन, बारबरा मेलिंगटन, यानी दूसरा जवाब हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अब बचा हमारा रेगुलेटरी जीन, जो कि हमारा चला जाएगा पहले पर, जैकब मोनार्ड। अब ऐसा ऑप्शन हमें देखना है जिसमें हमें आंसर दे रखा है कि तीसरा चौथा दूसरा, किसमें दे रखा है, तीसरा चौथा दूसरा और पहला, तीसरा चौथा पहला दूसरा, सॉरी तीसरा चौथा, इसमें है बी और सी में। तो ये आंसर हमारा सी वाला क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ये इनके मैचिंग हो जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं भाई। डीएनए का जो अणु होता है ना, वो डीएनए का अणु वैसे यदि देखा जाए तो डबल स्टैंडर्ड अणु होता है, दो ही कुंडलित संरचना होती है। लेकिन हमसे पूछा है ऐसी कौन सी जीव है जिसके अंदर डीएनए जो होता है ना, वो एक सिंगल स्टैंड के रूप में पाया जाता है। तो भाई इसका नाम आप लोगों को सभी को याद रखना है। बैक्टीरियोफेज हमारे पास जो होता है, जिसे हम 5x174 बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं, इसके अंदर जो डीएनए है ना हमारा, वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड के रूप में पाया जाता है भाई, सिंगल स्ट्रैंड, एक कुंडलित संरचना वाला डीएनए पाया जाता है भाई, याद रखना। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 377, फिर भी हमारे लिए एक और मैचिंग का काम आ गया है भाई, जिसमें हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। इनमें से हमें बताना है भाई एक कार्बोहाइड्रेट। तो दूसरे नंबर पे हमारा चला जाएगा एक स्टार्च, हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट। एक एंजाइम की बात पूछिए तो पेप्सिन हमारा क्या है भाई, एक एंजाइम हो जाएगा। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा क्या, यानी पेप्सिन यानी पहला।
हार्मोन का नाम बताना है। एक हार्मोन क्या है भाई हमारे पास प्रोजेस्टेरोन, एक हमारा क्या है हार्मोन, तो फोर्थ नंबर का इसके साथ। और बाकी का बचा प्रोटीन, जिसमें हमारी एक क्रेटिन प्रोटीन है, तीसरे नंबर का यहाँ चला जाएगा। तो दूसरा पहला चौथा तीसरा, दूसरा पहला चौथा तीसरा, यानी बी नंबर का हमारा जवाब इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें से होता है, ऐसा कौन सी चीज है जिसके अंदर आनुवांशिक उत्परिवर्तन यानी जेनेटिक म्यूटेशन जिनके अंदर होता है भाई। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशन जो होता है ना, तो देखने को हमें डीएनए के अंदर ही मिलता है भाई। डीएनए में परिवर्तन होगा तो हमारे शरीर के अंदर होने वाले पदार्थों का क्या हो जाता है भाई, नए नए पदार्थों का निर्माण और नई नई संरचनाओं का क्या हो जाता है भाई, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगला है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है भाई। देखो बात करें क्रोमोसोम्स जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र, तो जोड़ी में पाए जाते हैं कितने, 23 जोड़ी गुणसूत्र। और संख्या की यदि हम बात करें तो संख्या होती है कितनी, 46। तो ये मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो पहला ये ऑप्शन हमें दे रखा था, 46 गुणसूत्र हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा आरएनए का मुख्य कार्य क्या है भाई। आरएनए जो है ना, हम शरीर में पढ़ रहे हैं, हमारे ये न्यूक्लिक अम्ल हैं, इनका काम क्या है भाई। आरएनए का काम यही है कि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है भाई। तो ऑप्शन बी हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन सभी लोग, डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है भाई। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है भाई। चार ऑप्शन में क्या विटामिन, क्या न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड भाई। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड, सॉरी ऑप्शन आगे पीछे हो गए ए बी सी, तो सी वाला जवाब हमारा इसका क्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है भाई। यदि मान लो हमें बच्चे का लिंग पता करना है या बच्चे के गुणसूत्र की मैचिंग हमें पिता के साथ करनी है, या हम कैसे सिद्ध करें कि उन्हीं का बच्चा है या इस बच्चे के ये पिताजी हैं, इसके लिए चार ऑप्शन हमें क्या ब्लड ग्रुप देखकर बता सकते हैं, टिश्यू कल्चर, या थ्रू जेनेटिक कोड के माध्यम से, या डीएनए फिंगर प्रिंट के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो हमारा जवाब होगा कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है ना, इसके आधार पर हम मातृत्व और पैतृत्व का परीक्षण कर सकते हैं। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन, ग्रे मैटर होता है भाई। ग्रे मैटर क्या होता है भाई, इसकी बात हमें बतानी है। ग्रे मैटर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 383 भाई। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, काफी संख्या में न्यूट्रॉन, काफी संख्या में तंत्र का कोशिकीय निकाय, या काफी संख्या में तंत्र का तंतु, या नीरोगलिया। ये ऑप्शन हमें दे रखा है। तो देखो कुछ नहीं है भाई, काफी संख्या में तंत्र का कोशिकीय निकाय, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे तंत्र का कोशिकीय निकाय सिस्टम जो बन जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं भाई, ग्रे मैटर। तो बी नंबर का आंसर हमारा इसका क्लियर हो जाएगा भाई। क्लियर, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है भाई। चार ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं, सबसे छोटी है और जीवित कोशिका है, ऐसा जवाब हमें देना है भाई। तो इनमें से हमारी जो कोशिका है ना, जिसकी माइक्रोप्लाज्मा की, जिसे हम पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, पीपीएलओ, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा इसे कहते हैं। तो ये हमारी सबसे छोटी कोशिका और लिविंग सेल कहलाती है भाई। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मतम जैविक कोशिका कौन सी, जीवित कोशिका कौन सी है भाई। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है भाई, हमें ये जवाब बताना है भाई। क्वेश्चन नंबर 385, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है। तो चार ऑप्शनों में से हमारा ये भी चला जाएगा भाई, सूक्ष्म जीवित कोशिका हमारी अभी पढ़ा था, जिसको हम माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, यही हमारा आंसर है, इसका क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी सीरीज चल रही है फर्स्ट रिवीजन, जिसमें आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें आपको चार ऑप्शन देख रहे हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो भी है, आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिए और फास्ट प्रैक्टिस कीजिए इनकी। बात करते हैं, देखो जीन का आकार होता है भाई, क्या नियमित आकार के होते हैं, सर्वलाकार के होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं, त्रिशंकु आकार के होते हैं। तो जीन का हमें आकार बताना है कि भाई जीन का आकार कैसा होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना हमारा, जिसे हम सर्पाकार कहते हैं, जीन इस आकार के होते हैं भाई, याद रखना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर अगला, कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र या स्टिका में अंतरित कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई। तो इसके लिए हमने पढ़ा है कि भाई या तो वो स्वपरागण होगा या फिर वो पर परागण वाली कहानी होगी। तो जिसे हम स्वयुग्मन या ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं, यानी जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं, तो इसी क्रिया को हम ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं, या इसे हम स्वपरागण की क्रिया का नाम देते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन 388, जिसमें HIV में निम्न तरह का RNA या फिर DNA पाया जाता है भाई। HIV ये एक वायरस है हमारा, जो बीमारी करता है एड्स, सॉरी
एड्स। एड्स किस वायरस की वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि जो RNA या फिर जो DNA होता है इसके अंदर वो कैसा होता है भाई, ये बात हमें बताना है कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA, इसके अंदर भी जो RNA होता है ना वो RNA कैसा होता है भाई? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, एक कुंडलित RNA इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, HIV वायरस से एड्स डेफिशिएंसी सिंड्रोम रोग होता है हमारे पास, और ये यौन संबंधित रोग हमारा होता है भाई। तो इस बात को हमें याद रखना है भाई सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है भाई? कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है ना वो कहाँ पर होता है भाई? कोशिका के अंदर भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होती है भाई? ऊर्जा। तो ये क्रिया हो रही होती है हमारे काय के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या कोश ऊर्जा गृह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 390 और 390 क्वेश्चन की हम बात करें कि कोशिका में 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कितने अणु ATP की आवश्यकता होती है भाई? यानी हम बात करें कि 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो भाई याद रखना है 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। क्लियर बात? तो याद रहेगा हमारा 38 ATP नहीं दे रखा है हमें ऑप्शन में, तो हमारा चला जाएगा क्या? 36 ATP। ठीक है, 36 ATP हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या कि बाकी के ATP का उपयोग इसी में ही कर लिया जाता है, 2 ATP का। ठीक है, तो 36 ATP हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 391 कि कोशिकाओं में तात्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से एक लिया जाता है। हमें फास्ट एनर्जी चाहिए भाई, और उसके लिए हम इन 4 ऑप्शनों में से किस चीज का सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे? तो कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से एक का उपयोग किया जाता है, तो वो है हमारा क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज का उपयोग किया, तो ग्लूकोज ही हमें तात्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 392 जिसमें पूछा है हमसे कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं भाई। कोशिका के अंदर जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो क्या क्लोरोप्लास्ट द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, साइटोप्लाज्म द्वारा या न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल की जाती है? क्वेश्चन नंबर 392। तो हमारा जो आंसर है ना वो होता है न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं क्या? केंद्रक के द्वारा भाई। कोशिका के अंदर जितनी भी गतिविधियां हो रही है ना वो किसके अंदर की जाती है? केंद्रक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला आलू किस कुल का पौधा है भाई? बॉटनी से हमारा एक क्वेश्चन आया है कि भाई आलू किस कुल का पौधा है? तो याद रखना है भाई आलू हमारा जो है ना वो सोलेनेसी कुल का क्या है? पौधा है। और सोलेनेसी कुल के अंतर्गत बैगन है, लाल मिर्च है, तम्बाकू है, धतूरा है, आलू है, ये कुल के अंदर आने वाले पौधों के नाम है। याद रखना भाई सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब, भाई आपने अक्सर देखा होगा जुड़वा बच्चों का नाम ट्विंस जिनको हम बोलते हैं जुड़वा, और बिल्कुल हमशक्ल होते हैं। इनका निर्माण ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा होता है? तो जब ये होते हैं क्या एक ही लिंग के होते हैं? क्या कभी कभी एक ही लिंग के, प्राय एक ही लिंग के होते हैं, या एक ही लिंग के सभी नहीं होती हैं? भाई दोनों का जेंडर क्या सेम होगा क्या? हम शकल जुड़वा का जन्म तब होता है जब क्या वो दोनों एक ही, तो ऐसी बात करें हम जब स्पर्म को जब 2 ओवम के संयोग कर, एक स्पर्म जब होता है ना वो 2 ओवम को संयोग कर लेता है तो एक ही लिंग के बच्चे क्या होते हैं? पैदा हो जाते हैं। तो प्राय एक ही लिंग के होते हैं, हमेशा नहीं कहेंगे, प्राय एक ही लिंग के होते हैं हम शकल और जुड़वा बच्चे जब होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति के कारण स्पष्ट होता है? इसको हम अभी पढ़ चुके हैं कि कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका के अंदर पाई जाती है और जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये मेन डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एमिनो अम्ल मिलते हैं भाई। एमिनो अम्ल हमें किसमें से मिलेंगे? क्या स्टार्च में, वसा में, या तेल में, या फिर हमें दे रखा है प्रोटीन? तो ये एमिनो अम्ल जो हमें मिलती है ना प्रोटीन के विखंडन से हमें एमिनो अम्ल की क्या होती है? प्राप्ति होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है भाई। अधिकांशतः जो हम एंटीबायोटिक जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का जो हम उपयोग करते हैं वो एंटीबायोटिक जो हमें जो प्राप्त होता है ना वो किससे प्राप्त होता है? तो भाई याद रखना है हमारी जो कवक है जिसे हम फंजाई कहते हैं, उस फंजाई से हमें ये एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 398, लाइकेन 2 जीवों का सहजीवी
माना जाता है। वे सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, ये बात हमें याद रखनी है। तो लाइकेन जो है ना वो शैवाल और कवक जिसे हम कहते हैं फंजाई, इनका एक सहजीवी संबंध होता है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं भाई, लाइकेन नाम दे देते हैं। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा क्या, लाइकेन। क्लियर। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आने वाला है हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है कि लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी साइड से बनता है। किन दो वर्गों के पौधे इसके अंदर होते हैं, तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था भाई शैवाल और कवक, हमारा इसका जवाब चला जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन लास्ट है हमारा, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। भाई ये ऑप्शन हमें दे रखा है, चार ऑप्शन आप देखोगे इनके कि प्रतिजन है, प्रतिजैविक है, रोग प्रतिकारक है या रोगाणुओं का है। तो भाई चार ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन हमें दे दिए जिन्हें हम उपयोग में लेते हैं, क्या, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने वाले जो पदार्थ हमारे पास होते हैं ना, उन पदार्थों को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। और सबसे पहली एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन जो थी ना, जिसकी खोज अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी, जो खोजी गई थी किससे, एक कवक से। वही इसका जवाब हमारा चला जाएगा क्या, बी। इस तरीके से आज की क्लास के जो हमारे 50 क्वेश्चन थे ना, वो आज हमने क्या किए, कंप्लीट। और आज हमारी जो क्लास थी ना वो थी 11 क्लास। 11वीं क्लास के अंदर हम करीबन आज तक की क्लास में 400 क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे बाकी के उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए हमारी इस डिस्क्रिप्शन में लिंक चैनल की या प्लेलिस्ट की दी जाती है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे बाकी के क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार फर्स्ट रिवीजन करने के लिए ज्वाइन कीजिए सभी लोग, या जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे आने वाली क्लास के लिए बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के लिए नए क्वेश्चनों के साथ, नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।